Hello everyone, myself Tushar Rana and I am from Triple IT Sri City and I am a second year undergraduate student. तो आज हम अपना केमिस्ट्री का जो हमारा क्लास 11th है उसका चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जाएंगे। तो इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। तो देखिए जो बाद में लिखा है ना, ये छोटा सा टर्म सम बेसिक, ये छोटा सा नहीं है, सम नहीं है, ये बहुत सारा होता है। बेसिकली बता दूं मैं आपको, ये जो हमारा केमिस्ट्री का 11th पार्ट होता है ना, यानी केमिस्ट्री का 12 चैप्टर, सॉरी, यानी कि जो हमारा 11th का जो केमिस्ट्री होता है उसमें सबसे यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट है ऑलमोस्ट। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऐसा टीचर नहीं होगा या फिर ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने आपको ये नहीं बताया होगा कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो क्लास 11th या क्लास 12th में, और आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जीओसी करके एक चैप्टर आता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वही है ये चैप्टर। ओके, तो मैं इसे जीओसी के नाम से जानता हूँ। यहाँ पे कुछ बुकिश डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन बताऊं मैं आपको, ये चैप्टर वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर चैप्टर ऑफ द होल जेई एस्पिरेंट्स होता है। ओके, यानी जितने भी बंदे प्रिपेयर करते हैं उनके लिए यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं इतने बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर के बेसिस पे आपके बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, यानी कि बहुत बहुत से फंडे रहते हैं। ओके, और इससे आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग रहती है। तो आप इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से, और आपको हर एक फंडे आते होंगे, आईयूपीएसी नेमिंग से लेके आपको एल्डिहाइड, कीटोन, सॉल्ट वगैरह सब वगैरह ये सब बनाते आते हैं, रिएक्शंस कर रहे आती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो मैं मान के चलूंगा कि आप इसके एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यानी कि थोड़ा सक्षम हो अभी। ओके, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि आप और अच्छे से प्रैक्टिस करें और उसके बाद एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करें। लेकिन चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। ओके, इसमें भी वही हर टाइप के से 6 पार्ट रहते हैं। एमसीक्यू से चालू करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो ये हमारा टाइप 1 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईयूपीएससी नेम। ओके, करेक्ट आईयूपीएससी नेम बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें हमें स्ट्रक्चर नहीं दिया है, हमें बस नेमिंग कन्वेंशन दिया है, और हमें देखना है कि जो हमारा आईयूपीएससी की जो नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं उसमें बहुत से रूल्स होते हैं। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कोई यानी प्रायोरिटी के हिसाब से, वो सारी चीज के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस सारी चीज के बारे में बात करूंगा तो फिर ये चैप्टर इतना लंबा हो जाएगा कि एग्जाम्पलर कराते कराते मैं आपको पूरा चैप्टर का ब्रीफ देने लगूंगा। ओके, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको नेमिंग कन्वेंशन करते आता है अच्छे से। ओके, तो हम बस यहाँ देखेंगे कि कौन सा वाला वैलिड है और कौन सा वाला इनवैलिड है। तो देखिए, आपने ये चीज पढ़ी होगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, तो आपने जब पढ़ी होगी व्हेन आईयूपीएसी आईयूपीएसी नेमिंग, जब आप आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो आपको पता होगा जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए हेप्टेन दिया है, तो मान लीजिए आपकी तो हेप्टेन हो गया, सब हेप्टेन है, तो मान लीजिए 6 कार्बन की आपकी वो है, चेन है। ओके, ये तो आपको समझ आ गया। बाकी आपको इथाइल मिथाइल, तो देखिए अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए, तो यहाँ पे हमें अल्काइल ग्रुप के हिसाब से नेमिंग कन्वेंशन देखना है। ओके, तो उनके कुछ 2 3 4 ओके बाय डिस ट्राई ये सब दिया। ओके ओके, तो देखिए मुझे एक फंडा याद आ गया। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, द अल्काइल ग्रुप, जब हम नेमिंग कन्वेंशन लिखते हैं तो अल्काइल ग्रुप आर रिटर्न इन, कैसे लिखे जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो आपको पता ही होगा, और ये नहीं आता होगा फिर तो आप समझिए थोड़ी दिक्कत आ गई। ABCD के हिसाब से वही चीज होता है। ओके, लेकिन वहीं पे जो हमारा लोअर लोकेंट होता है, लोअर लोकेंट, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लोअर लोकेंट 3 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे कम वाला, सबसे स्टार्टिंग वाला। तो देखिए 3 वाला जो लिखा है उसमें देखिए पहले ई आ रहा है, इथाइल का, इथाइल का ई, इथाइल। ओके, मैंने इसका ये वो लिख दिया नंबर। ओके, कौन से कार्बन पे। ओके, यानी उसकी पोजीशन बता रहा है उस कार्बन चेन में कि इथाइल ग्रुप कहाँ पे है, वो 3rd नंबर पे। ओके, फिर दिया है उसने 4th वाले पे लोअर लोकेंट, 4 बोले तो अपना क्या दिया हुआ है, मिथाइल दिया हुआ है, तो एम हो गया मिथाइल। ठीक है, मिथाइल। तो देखिए हमें इथाइल और मिथाइल ये दो ही दिया है, तो देखिए ABCDEF के हिसाब से चलेंगे तो आप ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो आपको पहले ई लगाना है। ओके, तो ये मुझे पहला वाला ठीक लग रहा है। ठीक है, अभी तो मेरे को अच्छा लग रहा है। वहीं हमने मिथाइल और हेप्टेन देखे। देखिए अब आप ये बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे डी लिखा है और आपने ई लगा दिया पहले, ये गलत बात है। तो देखिए एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा, नोट लिख देता मैं आपको, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे।
कि जो प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स डाई हो गया, ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया, ओके, और क्या होता है हमारा, ट्रेस होता है, टेट्रा ट्रेस होता है ना, आर नॉट इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, हम इन सफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ अपने अल्काइल ग्रुप्स जो हमारे चेन में लगते हैं, यानी कि जो जिससे हमारा चेनिंग निकलती है, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया, इन सभी का हम प्रीफिक्स यानी कि स्टार्टिंग वर्ड देखते हैं। ओके, तो इन्हीं को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो आपको ये अच्छी चीज याद रखनी, ठीक है, इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो इस हिसाब से देखिए मुझे फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि इसके इसमें क्या हो गया, मिथाइल आ गया, इथाइल आ गया, ये तो गलत हो गया। ओके, फिर हो गया इथाइल और ये डाई मिथाइल। ओके, तो ये तो सही है, पर इसमें क्या दिक्कत है पता है क्या, हमें अब स्ट्रक्चर, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए ये भी गलत है, ये मिथाइल और इथाइल, तो ये वाले तो गलत है, देखिए थर्ड और फर्स्ट में देखना है, तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2 लिखे, फिर ये कार्बन डालेंगे, एक CH3 इधर आएगा और एक CH3 हमारा इधर आएगा। ओके, और इधर में क्या आ जाएगा, हमारा CH आ जाएगा, और इधर में आ जाएगा CH2 CH। ओके, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, CH2 एंड दिस इज CH3, ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारा C2H5। ओके, तो मैंने क्या लिखा देखिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो जो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, 3 इथाइल, 4 डाई मिथाइल हैप्टेन। ओके, तो देखिए ये वाला जो पोजीशन है, 1 2 3 हो गया, तो 3 पे हमारा क्या आ गया, इथाइल आ गया, और 4 पे हमारे दो है, तो एक ये वाला मिथाइल और एक ये वाला मिथाइल, और कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 5 4। ओके, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, हेप्टेन, तो देखिए सात हमारे कार्बन आ गए, तो वो हेप्टेन भी हो गया, तो इसका आंसर ये होगा 3 इथाइल, 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। ओके, तो आपको हेप्टेन और हेक्सेन में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, मैं थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज हो गया था अभी, पर ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हमारा आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3C। ओके, हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे हमारा कीटोन ग्रुप दिया हुआ है, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया हुआ है, ये तो आपको देखते आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हेडिंग डाल लेते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए आपको जब ये यानी नेमिंग कन्वेंशन करना है या फिर आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो पहले आपको स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए और स्ट्रक्चर में नेमिंग करते आना चाहिए। ओके, उनको कहाँ से चालू करना है, कहाँ पे खत्म करना है, ये सारी चीजें आना चाहिए आपको, कौन सा कार्बन कौन सा ग्रुप पहले लेना है, ये सब पीरियोडी यानी कि अपनी प्रायोरिटी ग्रुप जो होता है हमारा, एक बड़ा सा टेबल बनाते हैं हम। और बाकी मैं इस चैप्टर के साथ आपको इसके कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, मेरी कुछ चीट शीट टाइप है, यानी मैं मान के चलूंगा कि मैंने बहुत अच्छी बनाई थी इसकी, यानी बहुत प्रैक्टिस करी थी इस चैप्टर पे। ओके, तो चलिए चालू करते। तो चलते, देखिए मैं आपको तो ये पता होगा, हायर प्रायोरिटी लेते हैं तो COH का हायर प्रायोरिटी होता है, तो देखिए COOH का हायर प्रायोरिटी होता है देन कीटोन, तो अपन इसको मारेंगे। ओके, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए हम पहले नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पे 1 से चालू करेंगे, 2 3 4 5। ओके, तो 5 कार्बन थे हमारे पास, तो सीधे सीधे दिख गया मुझे क्या है, ये हमारा देखिए फोर्थ पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, और जब हम उसको प्रीफिक्स के टर्म में लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 4 ऑक्सो। ओके, ऑक्सो लिखते हैं हम, पता है आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद में बस चेन का नाम लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सो के बाद में हो गया, ऐसे कुछ दिया है क्या, ऑक्सो पेंटोइक एसिड, ऑक्सो। ओके, मैंने ऑक्सो तो यहीं लिख दिया, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, ऑक्सो पेंटोइक। देखिए बहुत टाइप से लिख सकते हैं हम किसी भी नोमेनक्लेचर के नाम पर, आपको थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से भी देखते जाना है। तो एसिड तो आना इतना तो पक्का है, तो देखिए ऑन तो गया, ये भी गया, ठीक है, ये भी गया, आंसर ये है हमारा फोर्थ, क्योंकि एक ही में एसिड है, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, आपको इतना सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये बात हुई, और आपको बस यहाँ पे ये फंडा याद रखना था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी होती है कीटोन ग्रुप से बहुत ज्यादा होती है। ओके, बहुत ज्यादा नहीं, यानी कि उससे तो ज्यादा ही होती है एटलीस्ट। फिर उसके बाद में आपको पता ही है अल्कोहल वगैरह, कीटोन, ये सब आते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं द आई। ओके, हमारे पास स्ट्रक्चर दिया और हमें आईयूपीएसी ने बोला, तो देखिए मैं यही चाह रहा था, देखिए हमसे पहले उसने पहले नाम दे दिया, उसने बोला कि कौन सा आईयूपीएसी है, फिर उसके बाद में हमसे स्ट्रक्चर दे दिया, उसने बोला कि नाम बताओ। अब हमारे पास थोड़ा सा रिंग वाला
स्ट्रक्चर दे दिया, यानी कि थोड़ा अच्छा है ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा है, यानी कि आपने अगर अच्छे से किया होगा तो एकदम झटके में, जैसे मुझे पता है बहुत बहुत ईजी है। मुझे अभी मैं लिखते लिखते आंसर दे दिया, क्योंकि ना ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आपको फंडे आ गए ना अच्छे से, तो इतना इजी लगता है ये चैप्टर की क्या बोलूं मैं, ठीक। तो देख ले, ऑप्शन के हिसाब से चले तो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2 क्लोरो 2 क्लोरो, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, वैसे मुझे पता है कैसे करना है। तो देखिए, जब भी हम नेमिंग कन्वेंशन नेमिंग चालू करते हैं तो हम ऐसा नेमिंग करते हैं कि उसके जो सब्सटीट्यूएंट है वो एकदम पास पास रहे, ओके। यानी कि अगर हम 1 इधर से लेके ये 2 3 4, तो देखिए यहाँ पे फोर्थ पे हमें CS3 मिल रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे चालू करें, ओके, मैं ऐसे इरेज कर रहा, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे 1 यहाँ से चालू करें, 2 यहाँ करें, तो देखिए पहले 1 और 4 में यहाँ पे कितने का, 4 का अंतर आ गया, लेकिन 1 और 2 के बीच में एक ही का अंतर आया। तो देखिए ये ज्यादा सुटेबल है ना, कि हमें उसके सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल रहे हैं। तो हम ये ट्राई करेंगे कि क्या ट्राई करेंगे कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हमें जल्दी मिल जाए, ओके। तो 1 2 3 4 और ये 5 लिखेंगे, ओके। 2 3 4 5, ओके, सॉरी 6, ठीक है। तो देखिए 1 पे हो गया क्लोरो, 2 पे हो गया नाइट्रो, 3 और 4 पे हो गया मिथाइल। तो बस नाम तो आपको पता ही चल गया क्या हो गया। ये हो गया 1 क्लोरो 4 मिथाइल, क्योंकि अब आप बोलेंगे मिथाइल क्यों लिखा, रुकिए मैं बताता आपको। और फिर लिखेंगे 2 नाइट्रो बेंजीन। अब ये मत बोलना कि आपने 1 के बाद में क्लोरो लिखा, पर यहाँ पे तो नाइट्रो आना था। देखिए मैंने आपको बताया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए इसमें बहुत से फंडे लगते हैं, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से भी चलना है। तो क्लोरो सबसे पहले आएगा, फिर ABCDFGHIJKLMNN। तो एम पहले आया ना, तो उस हिसाब से हम पहले एम लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरीके से करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब देखना है, और आपको याद रखना चाहिए कि कुछ कुछ फंडे होते हैं। देखिए जैसे इसमें कुछ अगर हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप पे जाता तो उससे हम चालू करते, ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। बाकी ये चैप्टर पता है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें ऐसे ऐसे फंडे इतने इतने, यानी कि आप बहुत से अपने खुद के नोमेनक्लेचर, यानी कि आप खुद से कुछ कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं सॉल्व करने के लिए, ओके। तो देखते हैं हम आगे अपने चैप्टर में। बाकी मैं आपको एक चीट शीट प्रोवाइड करूंगा, उसमें मैंने बहुत से नेमिंग कन्वेंशन लिखे हैं, मैंने खुद अपने हाथ से, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स बनाए हैं जिससे आपको याद रहेंगे कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले आता है, उसकी +R +I इफेक्ट, -I इफेक्ट, फिर +G इफेक्ट, ये सारी चीजें, रेजोनेंस और बहुत सारी चीजें होती है उसमें, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, हाई, और बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि मेरे पास, मैं भी नोट्स नहीं खोल के बैठा, तो बाकी आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है। देखते क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम डिपेंड्स अपॉन देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ओके। सही बात है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन कर सकते हैं। इन विच ऑफ द, ओके, तो हमारे पास कंपाउंड दिए और उनके बीच में, ओके। तो देखिए इसमें मैं कुछ भी नहीं करूँ, इसका आंसर मुझे पता है 3 है। अब आपने बोला कैसे, ये क्या चीटिंग कर रहे हैं आप सर? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हमें बोला एस्ट्रिक्स, यानी जिस कार्बन पे एस्ट्रिक्स लगाए उस कार्बन की हमारे को क्या बतानी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है, ओके। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो बात ऐसी होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एस, क्या कैसे इंक्रीज, एस द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस, ओके। यानी कि कहना चाहिए कि जैसे जैसे S% चेंज होता है ना, बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारा क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है। कैसे? तो देखिए अभी ये जो कार्बन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ओके। तो ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है क्या होता है, sp होता है। डबल बॉन्ड हो गया तो sp2 हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया तो sp3 होता है, ओके। इतना तो आपको मैं मान के चलो कि आपको आता है। तो देखिए sp का आप जब परसेंटेज निकालेंगे तो 50% होता है दोनों का, s का 50%, p का 50%, ओके। sp2 का निकालोगे तो इसको 33% होगा, 33%, 33%। p का हो जाएगा कितना, 66%, दो है तो p का ये हो गया, s का ये हो गया। और अगर हम sp3 का निकाले तो s का कितना हो गया, 25%, और p का हो गया हमारा 75%। तो देखिए सबसे कम s परसेंट, सबसे ज्यादा s परसेंटेज किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। तो देखिए जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा s परसेंटेज शो करता है, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आती है, ओके। तो इस तरीके से हमारा आंसर थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। जितना ज्यादा s परसेंटेज उतना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी, ओके। और sp हाइब्रिड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है, आपको मान के चलना है sp हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। तो ये आपको याद रखना। इजी सा क्वेश्चन था,
आपको बस इतना पता रखना था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस परसेंटेज पे किस तरीके, एस या फिर पी के परसेंटेज पे किस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। और आपको ये याद रखना चाहिए कि एसपी2 और एसपी3 में उनकी परसेंटेज का कंपोजिशन क्या होता है, वो तो हम डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो अब हम देखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है, आपको पता ही है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाना और विद यानी कि उनका नेमिंग कन्वेंशन, तो नेमिंग कन्वेंशन कहता हूँ सॉरी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो रहते हैं हमारा, उनका जो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए, बस उसके स्ट्रक्चर सेम हो सकते हैं। ओके, तो ये होता है आइसोमेरिज्म। तो इनमें से अल्कोहल, अल्डिहाइड, अल्काइल हैलाइड, साइनाइड्स, इनमें से किसका आइसोमेरिज्म फॉर्म यानी डिफाइन नहीं करते, यानी वैलिड नहीं है। ओके, यानी वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो इसका आंसर देखते हैं। तो हमारे पास पहले दिया है अल्कोहल। तो देखिए मैं आपको बता दूं। तो जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल हमारे पहले तो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। पहली बात करते हैं हम अल्कोहल की। अल्कोहल, ओके, तो अल्कोहल आर फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर्स, ओके, ऑफ इथर्स। किसके होते हैं? इथर्स के। और वहीं पे हम वाइल एल्डिहाइड की बात कर ले, ये सारी चीज मैं मान के चल रहा हूँ आपने पढ़ी होगी और आपको याद होगी। देखिए थोड़ा थ्योरी कंटेंट भी होता है जीओसी में, तो आपको ये भी याद रखना है। ओके, और जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं वो क्या होते हैं? वो फंक्शनल आइसोमर, वो भी फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, लेकिन किसके? फंक्शनल। देखिए दो टाइप, फंक्शनल हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया, तो अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। किसके होते हैं ये? देखिए अल्कोहल जो होता है हमारा ईथर का होता है, ROR। ओके, ये होता है हमारा, तो उससे ROH हो गया, इस टाइप से ईथर बनता है उसका। अल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है? अल्डिहाइड में अपना कैसा रहता है? फंक्शनल आइसोमर ऑफ ये कीटोन होते हैं। कीटोन, कीटोन का क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड O, ऐसा होता है ना। और इसका क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड OH, ऐसा कुछ होता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं इसके फॉर्म। और हमारा क्या हो गया? साइनाइड। ओके, वेर साइनाइड जो होता है हमारा, साइनाइड्स, साइनाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ। ओके, देखिए हमें यहाँ पूछा ही है उसने फंक्शनल ग्रुप के बारे में, तो हम देखिए अगर स्ट्रक्चरल होता तो हम सभी के बना सकते थे, लेकिन हमें फंक्शनल आइसोमर्स के बारे में बात करनी है। तो सभी के फंक्शनल आइसोमर किस तरीके से बन सकते हैं? देखिए साइनाइड बनाता है आइसोसाइनाइड से, आइसोसाइनाइड से। ओके, सॉरी, आइसोसाइनाइड से। ओके, आइसोसाइनाइड से वो फंक्शनल आइसोमर्स अपने बना पाता है। लेकिन अब बात चलती है हमारे जो अल्काइल हैलाइड होते हैं, अल्काइल हैलाइड। जो हमारे अल्काइल हैलाइड होते हैं, जैसे CH3Cl हो गया, ये हो गया, तो ये किसी के साथ कोई फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती, क्योंकि इसमें कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। देखिए ये हेलोजन है, इसमें क्या ही फंक्शनल ग्रुप आप बताओगे? जैसे देखिए आप, ये ROH है तो OH हो गया, अल्कोहल ग्रुप हो गया। इसमें C हो गया तो कीटोन ग्रुप हो गया। साइनाइड हो गया तो आइसोसाइनाइड में C, ऐसा C अपना ट्रिपल बॉन्ड N बनता है, वो आइसोसाइनाइड हो गया। ओके, तो इस तरीके से वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, पर जो हमारा अल्काइल हैलाइड होता है वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ओके मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया, फोर्थ, सॉरी, इट इज थर्ड, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड डजंट शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब ये होता है कि आपके जो नेमिंग वो रहता है आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, बट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स called essential oils. Okay, these are generally insoluble in water at room temperature but are miscible with water vapor in vapor phase. Okay, a suitable method for extraction of these oils from the flowers. Okay, तो जो इसमें बोला है कि जो फ्लावर्स में जो फ्रेग्रेंस आता है वो किसकी वजह से आता है? कुछ स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें, जिसको हम एसेंशियल ऑयल कहते हैं, उससे हमारे को एसेंस मिलता है। लेकिन जो जैसे हम परफ्यूम वर्फ्यूम बनाते हैं फ्लावर से, तो वो परफ्यूम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उनसे, उसके बारे में बात कर रहा है। तो उसमें बोला है कि ये इंसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और वो वाटर यानी कि देखिए जो, देखिए दो टाइप होता है, एक वाटर हो गया, वाटर यानी कि हो गया हमारा लिक्विड फेज। ओके, तो लिक्विड फेज में वो क्या होते हैं? हमारे इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल। लेकिन जो हमारा वेपर फेज है, वेपर फेज, ये हम वाटर के बारे में बात करें। ओके,
वाटर के बारे में बात करें, और ये किसके बारे में बात करें, हम वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बारे में बात करें, सीधी बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही डिस्कस करें हम। ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं हम। ओके। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर करते हैं, ठीक है, तो वो लिक्विड फेज में रहा तो इंसॉल्युबल होता है, लेकिन जब वेपर फेज में होता है तो वो मिक्सिबल हो जाता है, यानी कि वो मिक्स कर जाता है, तो हम उसे फिर उससे कुछ अपनी कुछ मेथड्स लगा के एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो बोला है कि इसमें कौन सी मेथड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए, पहली तो हो गई डिस्टिलेशन। नहीं नहीं, डिस्टिलेशन से तो कुछ नहीं होता। फिर दूसरा हो गया अपना क्रिस्टलाइजेशन। नहीं, इसमें तो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, वो सॉलिड स्ट्रक्चर में जो होता है हमारा वो वाला यानी कि ये टर्म है। ओके। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, नो स्टीम डिस्टिलेशन। देखिए, अब हम वेपर की बात कर रहे हैं, तो हमें वहां पे स्टीम की बात हो रही है। ओके। तो हम स्टीम की मदद से हम वहां पे उस फ्रेगनेंस को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दी वाटर, जो कि हमारा वेपर फेज में सॉल्युबल है। ओके। तो क्या होता है स्टीम डिस्टिलेशन में, ये बताते हैं मैं आपको। स्टीम डिस्टिलेशन, तो बेसिकली जो स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, उसमें होता है कि एक जनरेटर होता है, उससे स्टीम पास की जाती है एक फ्लास्क में। ओके। द स्टीम इज पास्ड बाय जनरेटर, ओके, थ्रू अ हीटेड फ्लास्क। ओके। यानी कि एक फ्लास्क को हम हीट करते रहेंगे और उसमें से हम स्टीम भी पास करते रहेंगे, तो उसमें हॉट स्टीम निकलेगी, जिस यानी लिक्विड में, यानी जिस फ्लास्क में हमारा लिक्विड रखा हुआ है, उसमें हम ऐसी वार्म स्टीम पास करेंगे, तो उससे जो होगा हमारा जो स्टीम और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा वो कंडेंस्ड हो जाएगा। ओके। सो थ्रू दिस द ऑर्गेनिक कंपाउंड विल कंडेंस। ओके। तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंडेंस हो गया। देखिए, अगर वेपर फेज में कोई चीज कंडेंस हो रही है तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी अपने। ओके। सो वी कैन एक्सट्रैक्ट। जैसे मुझे ये बताना नहीं था, पर मैं बता दिया। आपने नाइन्थ टेंथ में एक आता है डिस्टिलेशन, वो बताते हैं कि कैसे करते हैं डिस्टिलेशन, वही चीजें है। तो इस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रेगनेंस। ओके, सॉरी। ओके, हाँ, फ्रेगनेंस जो हम अपने परफ्यूम में यूज करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो हमारा हो गया, इसका आंसर हमारा है 4th। तो इस तरीके से देखिए, ये पूरा थ्योरी कंटेंट था। आपको अगर थ्योरी अच्छे से आता होगा और आपने थोड़ा 9 10 के कॉन्सेप्ट भी आपको आते होंगे, तो आपको इजीली बन जाएगा कि स्टीम डिस्टिलेशन में बेसिकली होता क्या था। ओके। स्टीम की मदद से हम अपने वेपर फेज में जो रहता था, तो उसे हम कंडेंस करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ अ कोर्ट hearing of a court case, the judge suspected that some changes in the document has been carried out. Okay. He asked the forensic department to check the ink used at two different places, according to which technique can be okay. तो ये बोला है कि कुछ हमें इंक के बारे में बात करनी है, तो बेसिकली हमें कुछ यहाँ पे प्रोसेस के बारे में बतानी है। ओके। तो देखिए, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन। ओके, ये तीनों तो, ये दो तो हो ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। ओके। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि हमने 9th और 10th में भी पढ़ा था कि क्रोमेटोग्राफी से हम इंक के बारे में पता कर सकते हैं। ओके। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है 4th। कैसे? इन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके। तो इसमें क्या होता है, ये एक मेथड होता है एनालाइजिंग द मिक्सचर by separating the components of the mixture. Okay. Here in thin layer chromatography, देखिए थोड़ी नई टर्म है, इसलिए मैं आपको बता रहा, क्योंकि कई लोगों को ये बात पता भी नहीं रहती है। देखिए, ये ऐसा थ्योरी कंटेंट है, तो मुझे भी ऐसा थोड़ा सा डॉक से निकालना पड़ा। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, एक मेथड होता है फॉर एनालाइजिंग द मिक्सचर्स बाय सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ओके। तो इस टेक्निक से हम यानी कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स उस मिक्सचर में पता कर सकते हैं, उस कंपाउंड की प्योरिटी के बारे में पता कर सकते हैं। ओके। तो जब हम ये सारी चीजें पता करेंगे, यानी कि अगर एक हमारे पास इंक 1 है और इंक 2 है, तो हम दोनों में ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी लगाएंगे और हम चेक करेंगे कि उसमें किस में प्योरिटी का डिफरेंस आ रहा है
या फिर उसके कंपोनेंट में दिक्कत आ रहा है, क्योंकि हर एक इंक में कुछ कुछ डिफरेंट कंपोनेंट या डिफरेंट प्योरिटी के सब्सटेंस यूज होते। तो अगर हमें वहां पे कुछ अंतर दिख गया तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे कुछ उनने वो करे हैं, यानी कि कुछ गलत करे। ओके, यानी कि वहां पे अपना ये क्या लिखा था हमारा, टू चेक द इंक यूज्ड डिफरेंट प्लेस, हाँ ये वाली चीज। ठीक है, तो ये थर्ड लाइन, इससे हमें पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 4। तो ये वही था, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में। आगे बढ़ते, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो देखिए 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, सिर्फ क्रोमेटोग्राफी वगैरह, डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन वगैरह, इन सभी पे बेस्ड है। तो चलिए इसे खत्म करते हैं, उसके बाद में हमारे आ जाएंगे जीओसी के कॉन्सेप्ट। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? तो इसमें बेसिकली होता है हमारा पार्टीशन का, क्योंकि हम क्रोमेटोग्राफी, ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस डिफरेंशियल ऑफ पार्टीशन, कंटिन्यूस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। ओके, यानी कि अगर आपके पास एक कोई कंपोनेंट कंपाउंड है, वो हमारा रेस्ट कंडीशन पे है, और अगर उसमें हम कुछ मूवमेंट करते हैं, ओके, ये हो गया हमारा मोबाइल फेज में, और जब हम उसमें अपना ये पार्टीशन यानी क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो उसमें हमें दिख जाएगा कि जो रेस्ट कंडीशन पे था उस पर उसकी कुछ कंडीशन रही होगी, यानी उसकी कुछ प्योरिटी या फिर उसका कुछ कंपोनेंट रहा होगा। और जब वो कुछ यानी कि यानी कि थोड़ा चलने की, तो उसमें कुछ चेंज आ जाता है, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि वहां पे पार्टीशन हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस? ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि हमें स्टेबिलिटी बताना है कैटायंस की। ओके, तो इसमें वही हमारे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के बारे में बात करिए। तो देख लेते हैं, पहले तीनों कंपाउंड के ऊपर प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट लगा लेते हैं। CH3 हो गया, CH हो गया, और ये CH3 हो गया। CH के ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो देखिए CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्टेबलाइज्ड है। देखिए CH3 सिर्फ मिथाइल ग्रुप है, एक ही मिथाइल ग्रुप है ना, तो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय वीक। ओके, देखिए ये जो CH3 होगा, एक ही कंपाउंड, अगर यहाँ C2H5 हो गया या फिर आइसोप्रोपाइल या फिर नियो होता, तो कोई बात बनती है अपनी, यानी कि ज्यादा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स रहते हैं उसके साइड में, वो उतना प्लस आई यानी कि मिथाइल ग्रुप प्लस आई में इफेक्ट देते हैं, तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारी एकदम सबसे कम वाली वो दी हुई है, यानी कि स्टेबलाइजिंग कंपाउंड। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा वीक प्लस आई इफेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारा CH3 इफेक्ट CH3 कंपाउंड की वजह से आ रहा है। ओके, और इसे हम क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लिए, अब हम सेकंड वाले के बारे में बात कर लेते हैं। CH3 CH पॉजिटिव, देखिए इसमें एक CH3 कंपाउंड है और एक OCH3 है, तो ये OR हो गया, तो हमारा ईथर हो गया एक टाइप से। ओके, तो ये हमारा हो गया, ये जो OR होता है ना, COR। ओके, तो ये हमारा हो जाता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट। ओके, यहाँ पे आई। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना है इफेक्ट ऑफ OCH3। तो इसमें बेसिकली जो होता है, O के ऊपर जो ये लोन पेयर होते हैं, और ये लोन पेयर इसको यानी पॉजिटिव चार्ज को देना चाहेंगे, तो वहां पे स्टेबलाइजेशन आ जाता है। तो कार्बन के ऊपर जो इफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की जो वो होती है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी होती है ना, कि जो कार्बन हो गया, कार्बन पॉजिटिव जो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है, यानी कि कार्बन में वैसे भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ओके, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो 5, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ गई। लेकिन जो लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर उस कार्बन को दे देता है, तो वहां पे स्टेबलाइजेशन हो जाता है, और उसी को हम प्लस आर इफेक्ट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि पहले वाले से तो स्ट्रॉन्ग है अपना सेकंड वाला। अब देखते हैं थर्ड वाले के बारे में। तो थर्ड वाला बोल रहा है CH3 CH पॉजिटिव। ओके, तो इधर है, और CH2, सॉरी इधर लिख दिया। ओके, CH2 और OCH3। देखिए इसमें वो OCH3 का लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो कार्बन है उसके बीच में OCH3 और कार्बन पॉजिटिव के बीच में CH2 ग्रुप आ गया, तो पहले ये वाला इफेक्ट एक्ट करेगा। ओके, और इसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ डिस्टेबलाइजेशन आ जाता है, डिस्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई इफेक्ट। ओके, ऑफ OCH3। अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता तो लोन पेयर की वजह से स्टेबलाइजेशन सेम आ जाता और सेकंड वाले ऑप्शन के इक्वल टू उसकी स्टेबिलिटी आ जाती, लेकिन यहाँ पे बीच में हमारा CH2 ग्रुप आ गया, तो उसकी वजह से हमारा डिस्टेबलाइजेशन आ जाएगा और माइनस आई इफेक्ट लग जाएगा। तो अब हम इन तीनों को कंपेयर करें तो हमारा सबसे अच्छा कौन सा दिख रहा है?
पहले तो हमारा सेकंड वाला दिख रहा है क्योंकि उसमें OCSC की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई, फिर फर्स्ट वाला दिख रहा है और उसके बाद में सबसे गंदा तो हमारा थर्ड वाला। तो ऐसा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट। तो इसे टिक करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है करेक्ट IUPAC नेम फॉर, ओके हमारे पास कुछ कंपाउंड दिया है और हमें IUPAC नेम लिखाना है, तो इसमें भी आपको नेमिंग कन्वेंशन और प्रीफिक्स और सफिक्स और अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप चेक कर लेंगे थोड़ा सा। CH3 CH CH CH3, ओके। यहाँ पे बेंजीन रिंग दी है, ओके। बेंजीन नहीं है, C2H5 C2H5, ठीक है। तो अभी हम उसको रिंग नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं सबसे पहले तो, ओके। लॉन्गेस्ट चेन, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी का देखते हैं। और उसके बाद में क्या देखते हैं, अरेंज सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ओके। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, तो आपका नेमिंग कन्वेंशन यानी कि आप IUPAC नेमिंग अच्छे से लिख सकते हैं, ओके। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से चालू करूँ 1 2 3 4, ओके, तो 4 ही हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ से चालू करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐसा है कि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। तो मैं यहाँ से चालू करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, चार चार सॉरी 6 हो गए, और यहाँ पे सिर्फ 4 आ रहे थे। तो अपन याली इधर जाने सीधे डायरेक्टली जाने से अच्छा हम ऐसे राउंड करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेमिंग। यहाँ 1 2 3, ओके सॉरी, यहाँ पे 1 भी आएगा, यहाँ 2 भी आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा, ठीक। तो इसको थोड़ा अच्छे से बना ले, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ओके। हाँ, CH3 CH CH CH3, फिर यहाँ पे CH2, और यहाँ आ जाएगा CH3, क्योंकि हमारे C2H5 था ना, यहाँ पे भी होगा CH2 और ये होगा CH3। और हमने नाम कैसे करे थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। तो ये हमें सीधे सीधे दिख रहा है, इसका नेमिंग कन्वेंशन 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, सिंपल। अब वो C2H5 को कोई लेके C6H6 समझ के बेंजीन बेंजीन रिंग ना जोड़ ले डायरेक्ट, तो वो गलत हो जाएगा लोग, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है P। इजीली था, बस आपको थोड़ा सा देखते आना चाहिए कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, और इजीली आप आंसर निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द कार्बन मार्क विथ एस्ट्रिक्स इज एक्सपेक्टेड टू गिव द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए करा था, वैसे इसमें कुछ देखते हैं। पहला देखते हैं, पहला दिया CH3 CH2 Cl, ओके। CH3 पे यहाँ पे इस कार्बन पे हमें बताना है, देखिए। तो मैं डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ता है। जो Cl दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे देखिए सिंपल हमारे पास कंपाउंड दिया है, Cl Br CH3 और हमारा Mg पॉजिटिव Cl नेगेटिव। देखिए तो Cl जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, सबसे हाई होती है। ब्रोमीन से तो हाई, ब्रोमीन से तो ज्यादा होती है, ओके। CH3 से भी ज्यादा होती है, और MgCl और ये माइनस ये आयनिक ग्रुप है, ओके। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ओके। तो ठीक है, तो जो कार्बन मार्क्ड विद जो एस्टेरिस्क दिया ना इसमें, जो फर्स्ट वाला कार्बन, ओके, तो उसकी ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज होगी, क्यों, क्योंकि क्लोरीन की सबसे ज्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके। तो इन फर्स्ट ऑप्शन कार्बन इज हैविंग हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच टू इट, ओके। इट्स कंपाउंड, क्योंकि हमारा जो Cl हो गया, तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, ऐसा होता है। फिर हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा होती है, पर यहाँ दिया नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आयनिक स्पीसीज आर स्टेबलाइज्ड बाय द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलाइट आयन इज मोस्ट स्टेबल, ओके। तो कार्बोक्सिलेट आयन यानी कि हमारे पास COO ग्रुप को देखना है, ओके। और उसके ऊपर हमें फ्लोरीन क्लोरीन और हमारे पास 2 कंपाउंड दिए इसके लेफ्ट और राइट में, उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें प्लस आई माइनस आई इफेक्ट जो लग रहा है, प्लस एच इफेक्ट लग रहा है, उसके हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा कार्बोक्सिलाइट आयन मोस्ट स्टेबल है, ओके। तो चलिए पहले सभी के स्ट्रक्चर बना देते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ओके, इसमें तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है।
फिर एक फ्लोरीन लगा है, अल्काइल हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इसकी तो ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी इसके कारण। लेकिन एक O पॉजिटिव होता है और एक O नेगेटिव होता है, तो उसके ऊपर से हमें देखना पड़ेगा लास्ट में। और यहाँ पे हमारे पास दो फ्लोरीन दे दिए, ओके, CH, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, ओके। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें अब मैं बताऊं क्या, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखे कि जो हमारा, पहले मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। तो इलेक्ट्रो, ओके, ये तो हमारा हेलोजन ग्रुप हो गया। लेकिन ये जो हेलोजेंस हो गया, हेलोजेंस, हेलोजेंस की सबसे ज्यादा होती है अल्काइल, क्योंकि हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है। एग्जाम्पल में CH3 चलिए मान लीजिए कुछ दे रहा है, उसकी मान लीजिए X दे रहा है, यहाँ पे तो उससे ज्यादा दे रहा है, तो मान लीजिए Y, और यहाँ पे हम मान लेते हैं Y की ग्रेटर देन X होती। तो पहले वाले से तो अच्छा Y यानी दूसरा वाला है। लेकिन अगर हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन तो क्या कहते हैं Y से ही बड़ा है, तो Z इज ग्रेटर देन Y, तो ये वाला ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे कितने दे दिए, यहाँ पे हम 2 टाइम्स ऑफ Z इज ग्रेटर देन सिंगल टाइम्स ऑफ Z, तो ये वाले के ऊपर दो फ्लोरीन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देंगे, तो ये इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ओके। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कह सकते हैं, इफेक्ट फ्रॉम टू फ्लोरीन एटम्स, और उसमें एक सिंगल फ्लोरीन था, तो उससे अच्छा तो डबल फ्लोरीन हो गया। और सिंगल फ्लोरीन यानी जो सिंगल क्लोरीन था वो तो कम होगा फ्लोरीन से, ओके। और CH3 की तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसके बारे में तो बात ही नहीं करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड्स इन टू स्टेप्स, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, नेम द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। ओके, तो इसमें हम रेडिकल की बात करते हैं, ओके। पहले यहाँ लिख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसमें बेसिकली जो होता है हमारा, एक प्रोफाइल कंपाउंड होता है, यानी कि एलिमेंट होता है, वो हमारे पास आएगा, किसी डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो उसमें कुछ तोड़ेगा और फिर कुछ कार्ब कैटायन या कार्ब एनायन बनाएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H+ दिया, ओके। तो जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो वहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। और वो किस तरीके से होता है, दो वजह से होता है। देखिए, जैसे हमारा ये CH3 हो गया और ये H+ आया, तो ये जो H+ है वो पहले डबल बॉन्ड पे आएगा, सीधी बात है, क्योंकि तो उसको पहले उसे तोड़ के स्टेबलाइज करना है ना, ठीक। तो वो कैसे बनाएगा, इसकी ऐसी रिएक्शन आती है, CH2CH2, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इस वाले कार्बन ने अपना H+, इस वाले ने यहाँ एक कार्बन है, दो 2 डिग्री कह सकते हैं, आइसोमर्स कह सकते हैं। तो ये CH3 हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ पे हमारा एक CH2 के ऊपर यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन आ सकता है, कार्बोकेटायन, ठीक है। तो अब इसमें बोला है कि कौन सा कार्बो पे लेना है, क्योंकि हमें तो एक ही कार्बोकेटायन बताना है ना। तो देखिए, जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बीच वाला कार्बोकेटायन है, एक तो 2 डिग्री भी है और वो बीच में भी है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला CH3 ग्रुप और ये वाला CH3 ग्रुप, तो दोनों अपने प्लस आई इफेक्ट इस कार्बोकेटायन को देंगे, ओके। ये वाला और ये वाला, और यहाँ पे ये सिर्फ एक ही साइड से दे रहा है, तो इसलिए हमारा जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। हियर 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, ओके। सो इसका आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट, यहाँ पे टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व अ हेटेरोलिटिक फ्रिजन CH3Br, ओके। तो हमें यहाँ हेटेरोलिटिक फ्रिजन करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, CH3Br के बारे में बात करिए। ये CH3 दिया है और ये Br दिया है, और हमें इसमें कुछ बॉन्ड तोड़ के हमें कार्बोकेटायन और कार्बन एनायन बताना है। तो उसमें बोला है कि कौन सा करेक्ट वे है जिससे हम बॉन्ड तोड़ के उसके कार्बोकेटायन और कार्बन एनायन बना सकते हैं। तो देखिए, एक होता है ना हमारा हेटेरोलिटिक होमोलिटिक फिजन, उसमें हम एक एक यानी हम एक बार उसके बॉन्ड को तोड़ते हैं और हम उसके या तो दोनों को एक एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देकर रेडिकल बना लेते, या फिर एक के पूरे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एलिमेंट यानी
उसके दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट को देख के उसके ऊपर अपना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं। तो यहाँ हेट्रोलिटिक फ्यूजन के बारे में बात करिए तो यहाँ पे आयंस बनेंगे, और अगर होमोलिटिक फ्यूजन के बारे में बात करी होती है तो यहाँ पे हमारे रेडिकल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हेट्रोलिटिक फ्यूजन। जब हम हेट्रोलिटिक फ्यूजन करते हैं तो वहां पे हमारे आयंस फॉर्म होते हैं, आयंस फॉर्म। और जब हम अपना होमोलिटिक करते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन, तो वहां पे हमारे रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे हमें अभी हाइड्रोलाइटिक की बात करें तो हमें आयंस फॉर्म करने। ठीक है, तो देखिए जो पहले हो गया CH3Br। ठीक है, तो जो CH3Br हो गया उसमें पहले अगर हम इसको इस तरीके से तोड़े तो यहाँ पे क्या बनेगा पता है, CH3। देखिए इसने लिया, Br ने तो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो Br पे तो हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो CH3 के ऊपर निगेटिव आएगा और Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अगर पहला ऑप्शन सही होना था तो इस टाइप से होना था, तो उस हिसाब से तो ये तो गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन यानी ये वाला तो गलत है। ठीक है, अब हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला बोल रहा है कि CH3Br में से अगर Br ने पूरा ले लिया तो CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ट्रू, प्लस Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, तो इसको हम टिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में बोला CH3Br। ओके, Br ने लिया और CH3 के ऊपर नेगेटिव आ गया, प्लस Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे, Br ने तो लिया तो उसने तो दिया नहीं, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? जो देता है वो ज्यादा बड़ा होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो लेता है उसके ऊपर घट जाता है तो उसके ऊपर माइनस जाता है। ये आपको याद रखना। और अगर हम ये जो बोल रहा है, ओके, तो फोर्थ वाला ऑप्शन में क्या दिया है, CH3, ओके, Br। इसने ऐसा तोड़ा, इसने ऐसे तोड़ा, तो जब देखिए इसमें होमोलिटिक हो गया, यानी कि एक ही साइड नहीं हुआ, दोनों साइड हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 के ऊपर एक डॉट आ जाएगा, क्योंकि उसने उस जो हमारा शेयर्ड शेयर्ड बॉन्ड था उसमें दो इलेक्ट्रॉन थे। देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन CH3 ने ले लिया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमारा Br ने ले लिया। तो जो हमें बोला गया वहां हेट्रोलिटिक की बात करा, और मैंने आपको पहले ही बताया कि होमोलिटिक में होता है ये चीज। तो होमोलिटिक, तो फोर्थ ऑप्शन तो सही है और थर्ड ऑप्शन भी गलत है, तो हमारा सिर्फ सेकंड ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला द एडिशन ऑफ HCl टू एन अल्कीन प्रोसीड्स इन टू स्टेप। ओके, तो अल्कीन के बारे में बात करिए, और बोला है कि द फर्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ H प्लस आयन टू C11C पोर्शन विच कैन बी शोन एज। ओके, तो हमें पहले अल्कीन ग्रुप बना लेते हैं, सिंपल सा C11C, कुछ ऐसे कंपाउंड है हमारे। ठीक है, और इसके ऊपर हमें क्या करना है, H प्लस का अटैक करना है, H प्लस आयन का अटैक करना है। और ये H प्लस आयन कहाँ से है, ये Cl टूटा तो H प्लस Cl माइनस आया, तो ये वाला H प्लस है। आप ऐसा मत बोलिए कि H प्लस कहाँ से लाए। तो जब डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, ओके, यानी कि सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब इस कार्बन पे ऐसा हुआ कार्बन, और इस पे जब हमारे यहाँ मान लीजिए हम यहाँ से अटैक करते हैं H प्लस को, ठीक है, तो ये H प्लस जो होता है ना, ये जाने की वजह ये जो डबल बॉन्ड है वो इसके ऊपर जाता है। देखिए मैंने जैसे बनाया था, ये ऐसे जाता है डबल बॉन्ड। ओके, जब डबल बॉन्ड इसके पास जाएगा तो वो डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और कार्बन, जिस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन उस H प्लस को दिया, तो वो ऐसा हो जाएगा, CC हो जाएगा। और उसने एक हाइड्रोजन ले लिया ना उसका, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे कार्बन में एक डबल बॉन्ड फॉर्म करके, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करके यहाँ H बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको ऐसे कैसे, इट कैन बी शोन एज, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन में H प्लस जो है वो ऐसे ना जाते हुए ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसका ऐसा कहाँ दिया है, ये ऑप्शन हमें सेकंड दिख रहा है। ओके, तो इसका आंसर बी। तो इजी था, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेकंड। ओके, मैंने आप पेज खोल लिया इसमें, सेकंड MCQ टाइप 2। तो MCQ टाइप 2 में यानी कि इसमें एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है। बाकी जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही इसमें भी। ओके, तो इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन कंटेन ऑल द कार्बन्स इन द सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ओके,
तो यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेक करनी है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की तो आपको बताया था मैंने कि उस हिसाब से चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए पहले मैं लिख देता sp, sp2 और sp3। ठीक है, ये तीन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ये किसकी होती है? sp बेसिकली हमारा होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, sp2 होता है हमारा किसके लिए होता है? sp2 तो हमारा डबल बॉन्ड के लिए होता है, और sp3 तो हमारा सिंगल बॉन्ड के लिए होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज यानी कि ये तीन चीज पता होगी आपको तो इजीली आपको बता सकते हो। तो पहला वाला देख लेते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए हमें हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू है। हाइड्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड H। देखिए ये वाला कार्बन sp है, ये वाला कार्बन sp है, ये वाला कार्बन sp और ये वाला कार्बन भी sp। तो पहले वाले में तो सारे कार्बन के sp स्टेट में, तो उसको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड कैन ऑल कार्बन इन सेम हाइब्रिडेशन। तो पहला वाला तो सही है। ओके, तो A1 इज द करेक्ट। सेकंड वाला देख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, sp लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो sp3 और यहाँ sp3। तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया क्योंकि दो कुछ और है, दो कुछ और है। थर्ड वाला देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, sp2, sp2, sp2। ओके, तो ओके सॉरी, देखिए यहाँ गलत गड़बड़ हो गई। यहाँ पे आपने सोचा कि देखिए यहाँ तीन कार्बन था, एक सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पे तो sp ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर दो डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी दो डबल बॉन्ड है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारे दो पाई बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे भी दो पाई बॉन्ड हो जाएंगे, तो इसके कारण यहाँ पे sp कैरेक्टर आ जाता है। ओके, तो जब हमारे पास चार बॉन्ड हो जाते हैं और वो भी डबल डबल यानी दो डबल बॉन्ड से हमारे दो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो वहां पे sp कैरेक्टर आता है। तो देखिए यहाँ sp2 हो गया एक एंड पे, यहाँ एक एंड पे sp2, पर यहाँ पे sp आ गया, तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं हो। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ओके, देखिए इस वाले ये जो थर्ड वाला ऑप्शन था उसी का एक टाइप से कह सकते हैं कि रीमेक है। बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये है कि इसमें जो sp कैरेक्टर आ रहा था उसके लिए उसने बीच में और एक बॉन्ड डाल दिया जिससे वो सिंगल बॉन्ड यूज करेगा आप डबल बॉन्ड की जगह। तो यहाँ sp2 आ जाएगा, यहाँ पे भी sp2 आएगा, यहाँ पे भी sp2 आएगा और यहाँ पे भी sp2 आएगा। तो डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, हाँ एक अच्छे से मार्क कर देते हैं। तो A एंड D, तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं क्योंकि ये अपना मल्टीपल चॉइस पार्ट है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन गिवन बिलो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम डिफरेंट फ्रॉम दैट गिवन इन स्ट्रक्चर ए। ओके, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये आइसोमेरिज्म फॉर्म में क्यों दिया, एनेंशियोमेरिज्म फॉर्म में दिया है। देखिए ये कार्बन दिया है, ये CH3 दिया हुआ है और ये हमारा वेज और डैश के फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, ये हो गया हमारा Cl और ये हमारा हो गया Br, Br और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि डिफरेंट, ओके इसमें हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर बताना है। तो देखिए जो हमारा ए है, ये अब मैं वही चीज यहाँ बनाऊंगा तो गलत बात है। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। तो देखिए जो ए वाला है इसमें Cl को आप ऐसे कर लीजिए या हाइड्रोजन को ऐसे करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, सॉरी सॉरी, देखिए इसमें उसने Cl का हमारा क्या था, ये वाला फॉर्म था डैश वाला, और यहाँ पे हमारा जो ब्रोमीन था, ब्रोमीन का हमारा वेज को उसने क्या करा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो हमारा पूरा डिफरेंट कर दिया, तो ये तो डिफरेंट है। ओके, ये वाला डिफरेंट है। उसके बाद में जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, क्लोरीन और हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज कर दिया उसने। ओके, तो इसको देखते हैं। अब थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, थर्ड वाले ऑप्शन में क्लोरीन और क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर दिया, ये तो पूरा ही डिफरेंट हो गया, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, और CH3, अच्छा CH3 को भी चेंज कर, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें बेसिकली होता है डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आपको ऐसे कंपाउंड देखने हैं जिसमें जो हमारे कंपाउंड के सब्स्टिट्यूएंट है वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, तो इसमें मुझे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, जो बी दिख रहा है,
बस उसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है। देखिए उसमें क्लोरीन जो है वो पीछे आगे आ गया, हाइड्रोजन जब हो गया पीछे चला गया। ओके, नहीं तो जो CH3 और Br है वो हमारा ऐसा कुछ फॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो ऐसा हो गया। ये तो हमारा पिछले वाले जो हमारे पास ए दिया हुआ था उसके लगभग सेम ही है। बस हमारा डिफरेंस किस में आ रहा है, A, C एंड D में। तो हमारे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएंगे वो ए हो जाएगा, कॉमा सी हो जाएगा, कॉमा डी हो जाएगा। तो आपको आइसोमेरिज्म चैप्टर अच्छे से आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और इनशियोमेरिक पेयर्स बताते आना चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ इनशियोमेरिक्स आइडेंटिकल होते हैं तो आप उनको भी डिफरेंट कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पेशीज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो हमें इन बताना है कि इनमें से कौन से सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल्स है। ओके, क्योंकि कोई न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। okay? या फिर H+ इलेक्ट्रॉन बना के अटैक करने चाहते हैं। सिंपल यानी डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम की बात करता है। तो देखते हैं। तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है उसमें लिखा है BF3। तो अगर हम पहले BF3 NH3 और H2 में देखें फर्स्ट ऑप्शन में, तो जो NH3 है और जो H2 है, ओके, ये तो हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल कैसे होती, क्योंकि NH3 के ऊपर भी लोन पेयर होता है और H2 के ऊपर भी ऑक्सीजन में लोन पेयर होता है। ओके, लेकिन जो हमारा बट BF3, जो BF3 होता है, BF3 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? BF3 हमारा इलेक्ट्रोफाइल इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। ओके, तो हमारा ए वाला तो गलत हो गया, ए वाले में तो हमारा नहीं है। ठीक है, अब बी वाला देखें तो बी वाले में जो हमारा AlCl3 है, तो ये हमारा ल्यूइस एसिड होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो ये तो हमारा है, हमारा ये वाला है। SO3 हो गया, ये भी है। ओके, और हमारा हो गया अपना NO2 पॉजिटिव। ओके, तो ये जो NO2 पॉजिटिव हो गया, SO3 हो गया, SO3 में देखिए सल्फर के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर भी हो गया हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन को ये सल्फ 8 × 3 = 24। ओके, सॉरी, ये हो गया 3, यहाँ पे हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया हमारे 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल। तो देखें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ गई ना, इसलिए ये हमारा हो जाएगा अपना इलेक्ट्रोफाइल। और AlCl3 में भी सेम केस होता है, आपको पता ही है AlCl3 ल्यूइस एसिड होता है। और NO2 पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है वहाँ तो आप एक झटके में बता दीजिए कि वो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही। इस सी ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो सी ऑप्शन तो सही है, मैं उसमें एक भी ऑप्शन डिस्कस नहीं करूंगा। जहाँ पॉजिटिव चार्ज दिख गया वहां पे डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसमें देखिए रेडिकल वाले को देख सकते हैं, बट देखिए C2H5 निगेटिव, ये हमारा क्या होगा, देखिए C2H5 के ऊपर क्या हो सकता है, निगेटिव फाइल, न्यूक्लियोफाइल। बाकी सबके बारे में बात ही नहीं करेंगे, रेडिकल चले एक बार को रेडिकल को मान लेते, C2H5 तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल ही हो गया। बट जो ये न्यूक्लियोफाइल है और जो C2H5 और C2H5+ है वो इलेक्ट्रोफाइल है, पर इसकी वजह से हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा B, C। आपको बस पॉजिटिव चार्ज देखना और जो निगेटिव चार्ज वाले उसको नहीं देखना। ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स फॉर आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। ओके, चलिए कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, चलिए इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने सॉल्व कर लिए और अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।